नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रबुद्ध आईएएस पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में जल्दी सरकार इसका गठन भी करेगी। तो इसमें सदस्य कौन होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन अभी की खबर तो यही है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो बहुत बड़ी है ही है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके वेतन में इससे कई गुना वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये खबर इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग ये मानकर चल रहे थे या कयास लगा रहे थे कि सरकार 8वां वेतन आयोग गठित नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों मान करके चल रहे थे या ऐसे कयास क्यों लगा रहे थे? वो मानकर चल रहे थे कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर के कोई नया फॉर्मूला लेके आ सकती है। जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, अन्य फैक्टर देखे जाते हैं, उसी प्रकार सरकार भी अब जो है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए इस तरीके के फैक्टर देख सकती है या कोई नया फॉर्मूला ला सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस मंजूरी ने इन सभी कयासों को विराम लगा दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, साथ ही भारत में इसका इतिहास क्या है, और जो 8वां वेतन आयोग है ये किस तरीके की सिफारिश कर सकता है या इसकी सिफारिशों के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जैसे मैंने बता ही दिया कि खबर क्या है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। तो बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या क्या सिफारिश कर सकता है या इसकी सिफारिशों के बाद क्या हो सकता है। तो पहला तो यही होगा कि इसमें वेतन में वृद्धि होगी और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होगी। और ये कितनी वृद्धि होगी ये जब वो सिफारिश करेगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री और जानकार मानकर चल रहे हैं कि ये जो है 8वां वेतन आयोग लगभग 3 गुना यानी फिटमेंट फैक्टर है उसको 3 का जो है सिफारिश कर सकता है। 7वें वेतन आयोग ने ये 2.57 का सिफारिश की थी, वही ये जो अपना 8वां वेतन आयोग है ये 2.86 की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी जेब में खूब सारा पैसा आ जाएगा। इसमें जो है अगर ऐसा कर दिया गया तो जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 51,480 रुपए हो जाएगा। यानी आज जिसकी सैलरी 18,000 रुपए है वो इस वेतन आयोग की सिफारिश के बाद अगर इतनी सिफारिश यानी कि 2.86 की फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर देता है 8वां वेतन आयोग, तो जिसकी सैलरी आज 18,000 है तो उसकी सैलरी एकदम में जो है 51,000 हो जाएगी, 51,480 रुपए। बहुत बड़ी उनके लिए तो खुशखबरी वाली बात है ना। तो 8वें वेतन की जो सिफारिश है वो 2026 से लागू होंगी और नए वेतन आयोग के गठन से लेकर के जो है सरकार जब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी इसमें लगभग 1.5 साल का करीब समय लग सकता है। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षर से मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो इसमें कुछ बातों को मान सकती है, कुछ बातों को छोड़ सकती है या कुछ अपने अनुसार उसमें संशोधन कर सकती है, यानी आवश्यकता पड़ने पर वो संशोधन इसमें संभव है। बात करें कि वेतन आयोग की सिफारिशें जो है पिछले वेतन आयोग ने उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो इसमें 7वां वेतन आयोग था जिसकी मैंने अभी बात ही की थी, उसने फिटमेंट फैक्टर यानी 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। वही 6वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 1.86 की सिफारिश की थी, जबकि 5वां वेतन आयोग ने 40% फिटमेंट लाभ जोड़ने की सिफारिश की थी। अब ये किस तरीके से फिटमेंट का काम करता है, फिटमेंट फैक्टर, या किस तरीके से इसकी गणना होती है, इसकी अभी बात करेंगे। और इससे सैलरी में किस तरीके से वृद्धि होती है इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, वो भी बात करते हैं। तो जो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, ये वेतन आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक गुणांक होता है। गुणांक इस तरीके से तो यह सुनिश्चित करता है कि वेतन में वृद्धि संतुलित रहे और न्याय संगत हो, यानी अन्यायपूर्ण तरीके से ना हो, न्याय संगत और संतुलित होनी चाहिए। यह मौजूदा वेतन में मूल वेतन में एक गुणक के बना करके उसके वेतन की गणना करता है ये फिटमेंट फैक्टर। इसका फॉर्मूला है संशोधित मूल वेतन बराबर मौजूदा मूल वेतन इनटू फिटमेंट फैक्टर। इस तरीके से इसकी गणना की जाती है। हालांकि ये ध्यान रखना है क्या आपको कि इसमें वेतन यानी इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है,
सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि फिटमेंट फैक्टर में भत्ते को भी जोड़ा जाता है, तो आप उसको क्रॉस कर देंगे। तो बात कर लेते हैं कि संशोधित वेतन जो वेतन है वो किस तरीके से निकाला जाता है। फॉर्मूला बता दिया। उदाहरण के लिए मान के चलो कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 की फैक्टर की जो है सिफारिश की थी। तो उस टाइम अगर किसी का 18,000 वेतन रहा हो, किसी की सैलरी 18,000 रही हो, तो उसकी नई सैलरी जो है 46,260 रुपए बनी। यानी कि 18,000 में मल्टीप्लाई कर दिया फिटमेंट फैक्टर का और वो नई सैलरी निकल के आ गई। ऐसे ही अगर 8वां वेतन आयोग जो मानकर चल रहे हैं कि लगभग 3 फिटमेंट फैक्टर का जो सिफारिश कर सकता है, जिसका औसत करीब 2.86 निकल के आ रहा है, क्योंकि अलग अलग लोग अपने अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो 2.86 का वो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। अगर इतने की सिफारिश कर दी तो जिस किसी की भी 18,000 सैलरी होगी उसमें मल्टीप्लाई 2.86 का करेंगे तो 51,480 रुपए, जो मैंने पहले भी बताया। यानी एकदम से सैलरी जो है करीब करीब 2 गुने से ज्यादा, यानी कि 3 गुना समथिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वेतन आयोग क्या है। तो वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक प्रशासनिक निकाय है, यानी ये एक प्रशासनिक प्रणाली है। यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है, जैसा मैंने बताया। और वेतन आयोग की जो संरचना है वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे सरकार हर 10 साल बाद गठित करती है, यानी हर 10 वर्ष में इसे गठन किया जाता है इसका। और इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किया जाता है। हालांकि संविधान में इसका प्रत्यक्ष रूप से कहीं जिक्र नहीं है, यानी सरकार संविधान में इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार की आवश्यकता और विवेकाधिकार के आधार पर इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 309 कहता है कि सरकार को सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिकार है। उसमें यह भी कहा गया कि वेतन भत्ते और अन्य सेवाओं से संबंधित शामिल निर्णय ले सकती सरकार। तो वेतन भत्ते से निर्णय ले सकती सरकार, तो इसी के लिए गठन किया जा रहा है किसका? वेतन आयोग का। तो इसलिए 309 के तहत इस वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है, लेकिन संविधान में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसके अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करना है, उसकी समीक्षा करना है, और उस समीक्षा करने के बाद में क्या सिफारिश हो सकती है वो सिफारिश देना है इसका। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और सेवाओं की समीक्षा और सिफारिश करना है इसका काम। यही उद्देश्य होता है इसका। महंगाई, अर्थव्यवस्था और आय असमानता जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि जो यानी कि इस तरीके से विचार करता है कि मान लो अभी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की कोई जो सबसे लोएस्ट है उसकी 10,000 रुपए तनख्वाह है और महंगाई चरम पे है, तो उसकी तनख्वाह उस महंगाई के हिसाब से पर्याप्त है या नहीं है, उसको विचार किया जाता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या चल रही है, अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है या बढ़िया चल रही है, तो उसको भी कैलकुलेट इसमें ध्यान रखा जाता है, उस पर भी विचार किया जाता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए नया वेतन निर्धारित किया जाता है या फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है। तो इसकी रिपोर्ट सबमिट करने की अवधि करीब 18 महीने होती है। हालांकि इससे घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो सामान्य तौर पर 18 महीने की होती है। तो इसकी सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना सरकार के ऊपर होता है। सरकार अच्छा अच्छा स्वीकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अगर बात करें कि वेतन आयोग का भारत में इतिहास क्या है, तो भारत में अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। आप कहेंगे भाई ये तो 8वां आ गया, अभी गठित नहीं हुआ है, केवल मंजूरी दी गई है। अगर घटित हो जाएगा तो अब तक जो है 8 वेतन आयोग जो है गठित हो जाएंगे भारत में। ठीक है, तो आखिरी जो वेतन आयोग था वो 7वां वेतन आयोग था। 28 फरवरी 2014 को इसका गठन किया गया था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। कितना फिटमेंट फैक्टर दिया था इसने, ये भी मैंने आपको बता ही दिया अभी पहले। और अगर पहले वेतन आयोग की बात करें तो पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। तो इसके अध्यक्ष जो थे श्रीनिवास वरादचर्यर थे। इन्होंने न्यूनतम वेतन 55 रुपए प्रति माह और अधिकतम वेतन 2,000 रुपए प्रति माह की सिफारिश की थी, यानी पहले वेतन आयोग ने। ठीक है, तो इस प्रकार पहले वेतन आयोग का जो मुख्य काम था क्या था? सामान्य कर्मचारियों के वेतनमान की जांच करना और अन्य वेतनों की अनुशंसा करना। इसकी अध्यक्षता मैंने बताई थी श्रीनिवास वरादचार्य ने की थी और इस आयोग में 9 सदस्य थे। ठीक है, वही दूसरे वेतन आयोग में 1 सैन्य सदस्य सहित 6 सदस्य थे। यानी कि आयोग के जो सदस्य हैं वो घट या बढ़ सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सरकार की जरूरत के हिसाब से।
तो यानी घट बढ़ सकते हैं। तो पहले वेतन आयोग में 9 सदस्य, जबकि दूसरे में 6 सदस्य थे, जबकि तीसरे और चौथे आयोग में 5 सदस्य थे, लेकिन कोई सैन्य सदस्य नहीं था। अब अगर बात करें कि 8वां वेतन आयोग का क्या प्रभाव हो सकता है, तो पहला प्रभाव तो इससे वेतन में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे का नया स्वरूप देगा ये। कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। न्यूनतम वेतन में वृद्धि से आर्थिक प्रभाव क्या होगा, तो आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इससे सरकार का राजस्व जो खर्चा है वो बढ़ेगा, राजकोष पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इससे सरकारी कर्मचारियों के या लोगों की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, यानी कि कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई कूलर खरीद रहा है, कोई कुछ एसी खरीद रहा है, तो यानी इस तरीके से वो मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे, और मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। ये इसका पॉजिटिव पक्ष हो गया। नेगेटिव पक्ष, राजकोष पर दबाव बढ़ेगा, राजस्व खर्चा बढ़ेगा। तो ये था आज की वीडियो हमारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।